ना उनको हथियार लागू है, ना बीपीटी पीपीटी लागू है, और ना ही उनके ऊपर आर्मी एक्ट 1950 लागू होता है। फिर भी उनको कॉम्बेटेंट का रोल देते हुए मिलिट्री सर्विस पे सेना के एक सूबेदार मेजर से ज्यादा दिया जा रहा है। आखिर क्यों? जेसीओ एंड जवानों को जिन सबूतों का इंतजार था वो सबूत उनके हाथ लग चुके हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इस स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इक्वल एमएसपी की। दिल्ली हाई कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान जज साहब ने कहा था कि आप इक्वल एमएसपी की मांग कर रहे हो तो और सबूत पेश करो ताकि मैं फैसला सुना सकूं। इसी के बाद जेसीओ एंड जवानों ने और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने रात दिन एक करके सेना मुख्यालय से वो जवाब और सबूत निकलवा लिए हैं जिसका इंतजार लाखों पूर्व सैनिकों को था। दिल्ली हाई कोर्ट में इक्वल एमएसपी पर लास्ट सुनवाई के दौरान जज साहब ने जैसे ही और सबूत मांगे तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री वीर बहादुर सिंह जी ने बिना देरी किए 30 मई 2023 को सेना मुख्यालय के साथ में आरटीआई लगा दी और इस आरटीआई में एमएनएस से जुड़े हुए 12 सवाल पूछे। सवाल एक एक करके कड़क सवाल है और उनका जवाब भी सेना मुख्यालय ने दिया है। तो आइए जो सेना मुख्यालय की ओर से आरटीआई के जरिए 6 जुलाई 2023 को जो जवाब आए हैं उन एक एक जवाब को हम इस वीडियो में समझेंगे और हम ये भी देखेंगे कि ये सवाल किस प्रकार इक्वल एमएसपी के केस को और ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 30 मई 2023 का जो आरटीआई का लेटर है उसका यहाँ पे हवाला दिया जा रहा है और इंफॉर्मेशन ऑन पैरा 1 to 12 है। इनका क्लियर कट जवाब आर्मी हेडक्वार्टर ने दे दिया है और आरटीआई को भी डिस्पोज कर दिया है। तो आइए हम इन सवालों को जानते हैं, ज़्यादा देरी ना करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है और उनका जवाब भी उतना ही उम्दा है। पहला सवाल पूछा गया, प्लीज फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर, आर्मी ऑर्डर और अदर प्रोविजंस अंडर विच फीमेल्स आर एनरोल्ड इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। यानी उस ऑर्डर की कॉपी भेजें जिसमें फीमेल को एमएनएस के तौर पर एनरोल किया जाता है। तो इसका जो जवाब आरटीआई के जरिए आया उसमें लिखा हुआ है द इंफॉर्मेशन सोट इज अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन। यानी जो इंफॉर्मेशन आप द्वारा मांगी गई है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। नीचे यहाँ पे जो वेबसाइट दी गई है साथियों, ये मुझे लगता है कि गलत है। यहाँ पे इंडियन आर्मी की वेबसाइट का कोई रेफरेंस होना चाहिए था, लेकिन द इंडिया पोस्ट यहाँ पे वेबसाइट लिखी हुई है। तो हो भी सकता है कि ये सही हो, उस पर कोई इंफॉर्मेशन डाली हो सरकार ने, लेकिन यहाँ पे मेरी ओर से joinindianarmy.nic.in होना चाहिए। तो बताया कि ये जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है। बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। तो ये दूसरा पॉइंट और क्वेश्चन था, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू एनरोल इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एंड व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर एनरोलमेंट इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। इसके बारे में कहा है, काइंडली रेफर टू वेबसाइट अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन joinindianarmy.nic.in। यानी जो फिजिकल टेस्ट और एनरोलमेंट का क्राइटेरिया है वो भी ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तीसरा क्वेश्चन यहां पे पूछा गया, प्लीज फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ द चार्टर ऑफ ड्यूटी ऑफ एमएनएस। एमएनएस की क्या चार्टर ऑफ ड्यूटी है, सेना में उनका काम क्या है, उसके बारे में यहां पे जवाब मांगा गया, जिसका जवाब आया द चार्टर ऑफ ड्यूटी ऑफ एमएनएस आर एज पर RMSAF यानी रेगुलेशन फॉर द मेडिकल सर्विसेज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज 2010 रिवाइज वर्जन। इसका चैप्टर 4 है, उसकी पूरी कॉपी इस आरटीआई के साथ में अटैच की हुई है जो आगे हम यहाँ पे देखेंगे। और चौथा क्वेश्चन था, एमएनएस इज ए कॉम्बेटेंट रैंक और नॉन कॉम्बेटेंट रैंक। यहाँ पे क्लियर कट पहला सबूत मिल चुका है कि ये नॉन कॉम्बेटेंट रैंक है और जो एमएसपी है मिलिट्री सर्विस पे वो केवल कॉम्बेटेंट रैंक को ही दी जाती है। तो यहाँ पे जो पे कमीशन में, छठे पे कमीशन में मिलिट्री सर्विस पे लागू किया गया था, तो किस क्राइटेरिया को दे के लागू किया, मिलिट्री सर्विस पे हार्डशिप ड्यूटी अलाउंस है जो कि कॉम्बेटेंट सोल्जर्स को ही दिया जाता है, लेकिन एमएनएस को भी यहाँ पे मिलिट्री सर्विस पे लागू कर दिया जो कि नॉन कॉम्बेटेंट है। पांचवा क्वेश्चन, What was the initial designation or rank of MNS and what is the present rank or designation? इसके बारे में कहा कि ये जो क्यूरी है वो स्पेसिफिक नहीं है, समझ में नहीं आ रही है
इसलिए यहाँ पे कोई कमेंट या जवाब नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे पूछा गया था कि एमएनएस जो प्रेजेंट में एमएनएस जिसे कहते हैं, इनिशियल उनका डेजिग्नेशन क्या होता है। तो इसके बारे में आर्मी हेडक्वार्टर को लगा कि ये क्यूरी नॉन स्पेसिफिक है, इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो एमएनएस है वो अंडरगो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एज एप्लीकेबल टू अदर कॉम्बटेंट रैंक्स ऑफ द आर्मी और नॉट। यानी जो एमएनएस है क्या वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग भी करती है जैसे कि सेना के, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान करते हैं। तो यहाँ पे लिखा बेसिक नर्सिंग ऑफिसर कोर्स इज कंडक्टेड फॉर न्यूली कमीशन्ड नर्सिंग ऑफिसर्स, नो मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सेप्ट ड्रिल इज इम्पार्टेड। तो यहाँ पे एक सबूत और मिल चुका है कि जब बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करते ही नहीं है, जो कि रिगरिस ट्रेनिंग होती है एक जवान को हार्डशिप एरिया में नौकरी करने के लिए, वो ट्रेनिंग ही इनको नहीं दी जाती है, तो फिर ये सोल्जर के बराबर कैसे, या सोल्जर जेसीओ एंड जवानों से ज़्यादा कैसे एमएसपी की हकदार है। अगला पॉइंट, सातवां पॉइंट है, वेपन्स आर अथराइज्ड टू मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज यानी एमएनएस और नोट। इफ अथराइज्ड प्लीज इंटीमेट द टाइप्स ऑफ वेपन्स अथराइज्ड टू देम। यानी हार्डशिप अलाउंस के लिए एक सैनिक को वेपन लेके जाना ही पड़ेगा, फील्ड एरिया में हो, चाहे हाई एल्टीट्यूड में हो या फिर पीस एरिया में हो, हमेशा उसके साथ में वेपन रहता है, वेपन के साथ में ही वो ड्यूटी पर रहता है। तो जब यहाँ पे लिखा है कि एमएनएस को कोई वेपन अथराइज है ही नहीं, तो फिर हार्डशिप अलाउंस और ये मिलिट्री सर्विस पे क्यों, और वो भी जेसीओ एंड जवानों से ज़्यादा। तीसरा सबूत मिल चुका है यहाँ पे, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े सबूत मिले हैं इस आरटीआई के जवाब में, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में जेसीओ एंड जवानों के इक्वल एमएसपी के केस को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। क्या पीपीटी एंड बीपीटी टेस्ट कंडक्टेड पीरियोडिकली एंड एप्लीकेबल टू एमएनएस और नोट। एक सोल्जर को फिट रहने के लिए हर 3 महीने में उसका पीपीटी और बीपीटी टेस्ट लिया जाता है, ताकि वो एमएसपी पाने के लिए जब अपनी ड्यूटी हार्डशिप एरिया में ड्यूटी करने जाएगा तो वो फिजिकली और मेंटली फिट रहे और वो दुश्मनों का सामना कर सके। तो यहाँ पे एमएनएस को बीपीटी पीपीटी लागू नहीं है, तो फिर एमएसपी क्यों, बड़ा सवाल है यहाँ पे। चौथा सबूत मिल चुका है कि एमएनएस को ना बीपीटी लागू है और ना ही पीपीटी लागू है, फिर भी उनको मिलिट्री सर्विस पे लागू है। अगला सवाल जो कि 9वां सवाल है, आर एमएनएसएस ओनली पोस्टेड इन मिलिट्री हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल्स, जनरल हॉस्पिटल्स, कमांड हॉस्पिटल्स एंड आरआर हॉस्पिटल्स, और इवन असाइंड टू यूनिट्स, फील्ड एम्बुलेंसेज एंड फील्ड हॉस्पिटल्स। जो फील्ड एरिया में यूनिट के साथ में फील्ड एम्बुलेंसेस होते हैं और फील्ड हॉस्पिटल्स होते हैं। तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन पूछा वीर बहादुर सिंह जी ने कि क्या एमएनएस को फील्ड एम्बुलेंस और फील्ड हॉस्पिटल में भी भेजा जाता है। तो यहाँ पे जवाब जो दिया है वो आप देख सकते हैं, एमएनएस ऑफिसर्स आर पोस्टेड टू ऑल सर्विस हॉस्पिटल्स इन पीस एंड फील्ड, दे आर नॉट पोस्टेड टू फील्ड एम्बुलेंसेज नो कॉल्ड फील्ड हॉस्पिटल्स। यानी उनको सर्विस हॉस्पिटल्स में सभी जगह पोस्टेड किया जाता है एक्सेप्ट फील्ड एम्बुलेंसेज। जबकि फील्ड एम्बुलेंसेज का एक्चुअल कॉम्पिटेंट रोल होता है जब जवान एक्चुअल लड़ाई के टाइम पर वार लाइक सिचुएशन में जाते हैं, तो फील्ड एम्बुलेंसेज ही उनको मेडिकल कवर देते हैं, और उन फील्ड एम्बुलेंसेज में एमएनएस को पोस्टिंग नहीं दी जाती है, तो फिर उनकी ड्यूटी हार्डशिप में कैसे काउंट होती है। अगला क्वेश्चन साथियों, प्लीज फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ द लेटेस्ट आर्मी ऑर्डर, अदर गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड रेगुलेशंस अंडर विच द एमएनएस आर गवर्नड। तो इसके बारे में जो जवाब दिया है वो है, एमएनएस ऑफिसर्स आर गवर्नड बाय मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑर्डिनेंस 1943। द इन्फो सोर्ट इज अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन। यानी इनको 1943 का कोई एक ऑर्डिनेंस है जो कि जिसने फाइनल कानून का रूप अभी तक लिया ही नहीं है, वो ऑर्डिनेंस ही चल रहा है जो कि अंग्रेजों के ज़माने का लाया हुआ है 1943 में। वो अभी तक कानून नहीं बना है, वो केवल एक अध्यादेश है, और उसी अध्यादेश को लेते हुए एमएनएस को आर्म्ड फोर्सेज में शामिल कर लिया गया और उनको ऑफिसर बनाया गया है। अब इसके बारे में जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। कौन से पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है
उसके लिए अब ढूंढने के लिए कौन कहाँ जाए इसके बारे में यहाँ पे नहीं लिखा है, ना ही वो वेबसाइट रेफर की है कि इस वेबसाइट के ऊपर एमएनएस को जो भर्ती लिया जाता है, जो गवर्न किया है एमएनएस को, वो जानकारी वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन आप जो ऑर्डिनेंस देख पा रहे हो वो 1943 का है, तो क्या उसके ऊपर कोई कानून बना है या कोई एक्ट बना है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 11वां क्वेश्चन है, एमएनएस इज अंडर आर्मी एक्ट। आर्मी एक्ट 1950 के अनुसार आर्मी एक्ट सेक्शन 34 से लेके आर्मी एक्ट सेक्शन 85 तक जेसीओ जवानों और ऑफिसर्स पर लागू होता है। यदि वो कोई इनडिसिप्लिन काम करते हैं तो उनको आर्मी एक्ट सेक्शन 34 से लेके 85 के तहत जो एप्लीकेबल आर्मी एक्ट सेक्शन है उसके तहत उसका ट्रायल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो एमएनएस को केवल 2 आर्मी एक्ट सेक्शन लागू किए हैं। यस, एमएनएस इज अंडर आर्मी एक्ट, द कंप्लीट आर्मी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एमएनएस, ओनली सेक्शन 39 ब्रेवो एंड सेक्शन 63 आर एप्लीकेबल टू एमएनएस। यानी 2 ही सेक्शन इनको एप्लीकेबल है, एक 39 ब्रेवो है और दूसरा है सेक्शन 63। इसमें 39 जो ब्रेवो है वो है ओएसएल का, विदाउट सफिशिएंट कोज ओवरस्टेड लीव ग्रांटेड टू हिम और हर, यानी बिना किसी कारण से कोई एमएनएस छुट्टी पे जाते हैं वो ओएसएल हो जाते हैं, तो एक सेक्शन ये लागू हो जाता है। बाकी एडब्ल्यूएल या दूसरा कोई भी 39 का सेक्शन, 39 में बहुत सारे सेक्शन है, अल्फा ब्रेवो चार्ली, उसमें से केवल जो ओएसएल वाला लागू होता है। और दूसरा है 63 यानी गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन, इसमें इनको सज़ा मिल सकती है, जबकि इनको भी 34 से लेके 85 तक पूरे आर्मी एक्ट सेक्शन लागू होने चाहिए थे। और फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन था कि क्या एमएनएस कोई यूनियन बना सकती है सर्विस के दौरान, तो इसका जवाब दिया है आर्मी हेडक्वार्टर ने, नहीं। अब इसके बाद में इसी के साथ साथ जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड ड्यूटीज़ जो एमएनएस अफसर का है उसका चैप्टर 4 है, उसके बारे में इनकी क्या क्या ड्यूटी है वो एक्सट्रैक्ट यहाँ पे लगा रखा है। तो ड्यूटीज़ हम और आप भी देखते हैं जब मिलिट्री हॉस्पिटल्स में जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, तो इनकी ड्यूटी क्या रहती है वो हमारे सामने होती है। और इस प्रकार 12 ऐसे कड़क सवाल वीर बहादुर सिंह जी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की ओर से यहाँ पे पूछे गए और इन सवालों के जवाब भी आ चुके हैं। 3 से 4 सवालों के जवाब है जो गोलमोल दिए हैं, बाकी जो सवालों के जवाब दिए हैं वो बिल्कुल हाई कोर्ट में पेश होंगे और इक्वल एमएसपी के मामले में जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है उसमें अटैच होंगे। और अब जो एडवोकेट है जेसीओ एंड ओआर की तरफ से जो पैरवी कर रहे हैं वो हर बाल की खाल निकालेंगे। अब इस मामले में या तो एमएनएस की एमएसपी खत्म हो जाएगी या फिर जेसीओज एंड ओआर की एमएसपी को एमएनएस के इक्वल किया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। हालांकि जेसीओज एंड ओआर की मांग है कि ऑफिसर्स के बराबर सभी की एमएसपी होनी चाहिए, क्योंकि फील्ड एरिया में और जो हार्डशिप ड्यूटीज होती है सबकी बराबर होती है। हालांकि जितनी कम छोटी रैंक है उसकी ड्यूटी उतनी ही खतरनाक होती है। तो जेसीओ एंड ओआर की मांग ऑफिसर्स के बराबर इक्वल एमएसपी करने की है, तो उस मांग को लेकर अगली सुनवाई के दौरान जेसीओज एंड ओआर और उनके एडवोकेट और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी फिर से हाजिर होंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में और इन सबूतों के साथ में अब बताएंगे कि ना उनको हथियार लागू है, ना बीपीटी पीपीटी लागू है और ना ही उनके ऊपर आर्मी एक्ट 1950 लागू होता है। फिर भी उनको कॉम्बेटेंट का रोल देते हुए मिलिट्री सर्विस पे सेना के एक सूबेदार मेजर से ज़्यादा दिया जा रहा है, आखिर क्यों? ये सवाल उठाया जाएगा। देखते हैं कि उसका आगे नेक्स्ट हियरिंग में क्या होता है, लेकिन उम्मीदें जेसीओ एंड जवानों की बढ़ चुकी है और जल्द ही एमएसपी के ऊपर बड़ा फैसला दिल्ली हाई कोर्ट से देखने को मिलेगा। तो साथियों, मैंने जानकारी दी इस वीडियो में 6 जुलाई 2023 के सेना मुख्यालय के आरटीआई के जवाब के साथ 12 ऐसे कड़क सवाल और उनके जवाब। जानकारी आपको अच्छी लगी हो आप जानकारी को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इक्वल एमएसपी के मुद्दे को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दें। और चैनल पे आप नए हो, आप चाहते हो कि आपसे जुड़े हुए मुद्दे यूं ही उठाए जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद साथियों।